क्या कोई ऐसा शख्स है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप ये क्रेडिट देना चाहें कि आज डॉक्टर अफान कैसर जो भी है इस शख्स की वजह से? मैं अपनी मदर को एक क्रेडिट दूंगा। रीजन बीइंग शी सफर्ड अ लॉट। कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लोग ये क्रेडिट बीवियों को दे देते हैं, बीवियों का जरूर होता है, पर मेरी केस में बीवी का भी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन माई मदर पेड अ पिवटल रोल, मतलब मरकजी किरदार मेरी मदर का रहा। मुझे पता नहीं, दुनिया ऐसे समझती है कि एक बंदा अगर दौलत शोहरत उसको सब मिल जाता है तो दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपकी लाइफ शायद कुछ और मुश्किलात की तरफ चल जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका एक सिरा है एंड देयर इज नो सेकंड सिरा। जब मैंने आपके मुंह से सुना है कि आप डिप्रेशन में चला गए, इट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। डॉक्टर अफान कैसर और डिप्रेशन, आप तो लोगों को निकालने वाले हैं। तो ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? कोई अगर मुझे देख रहा है कैमरे पर, वो ये समझता है कि ये डॉक्टर है, ये कामयाब डॉक्टर है, इसका मरीज बहुत है, इसके पास पैसा आ रहा है या ये शोहरत है, मैं फिर कहूँगा कि ये सब ले लें और मुझे सुकून दे दें। डॉक्टर साहब, मर्दाना कमजोरी, इसमें तो पूरा पाकिस्तान जो है लगता है जैसे लिपट गया इस बीमारी के अंदर। क्या मुझे वन लाइनर बेशक आप बता दें, मर्दाना कमजोरी कोई चीज होती? जब आप सेक्स करते हैं या व्हाट्सोएवर मास्टरबेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी से गुजरते हैं, आपका डेफिनेटली उसके बाद बॉडी जो है वो रिलैक्स कर जाती है। उस प्लेयर सेंसेशन का आउटपुट है कि यू विल फील रिलैक्स, उसको भी मर्दाना कमजोरी कह देते हैं। ठीक है, फिर नाइट फॉल को मर्दाना कमजोरी कह देते हैं। फिर लोगों ने ऐसे ऐसे मिथ डाले हुए हैं। मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है, इस नाम की कोई डिजीज एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही मास्टरबेशन करेंगे या सेक्स करेंगे, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। तो फिर ये बता दें, लोग फिर भी मास्टरबेशन को छोड़ना चाहते हैं ना, वो कहते हैं ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिस गेट मैरिड, वन लाइनर आंसर, बस गेट मैरिड। और जिन लोगों को लगता है कि शादी के बाद भी उनको ये चीज करनी पड़ती है, गेट मैरिड ट्वाइस। जिनको लगता है कि उसके बाद भी उन्हें करनी पड़ती है, गेट मैरिड थ्राइस। जिनके बाद लगता है उन्हें फिर करनी पड़ती है, गेट मैरिड 4 times। बस ये कर लें तो गैस ठीक हो जाएगी, उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये कोई ऐसा, अच्छा चलें कोई बंदा कहे किसी को कोई इमरजेंसी है तो 100 बिस्मिल्लाह। 18 साल से मैदे में गैस लेके फिर रहे होंगे, मुझे कहीं देख लेंगे, उस टाइम गैस जो है ना वो ऐसा उबल के बाहर आ जाता है कि वो संभलता नहीं है। आपको के गैस ऊपर आ जाती है। अब मेरे पास एक चाचा जी आए, बड़े मजे की बात है, मुझे कहते हैं मेरी तो नी ठीक नहीं हैगी। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा चाचा जी तो नी से एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा डायामीटर बढ़ाए। कहते नहीं मेरी तो नी ठीक नहीं हैगी। अच्छा। मैंने कहा क्यों इतना तुन्नी को लेके आप इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? 70 साल उम्र थी। कहता है 60 साल गुजर गए, मेरी तुन्नी ठीक नहीं हुई। मैंने कहा तुन्नी को होता क्या है? कहता है एक गैस बना दी है ना। आपने उसे जवाब क्या दिया? मैंने कहा अल्लाह आपको तुन्नी को हिदायत दे। तुन्नी को? और उस चाचे को कैसे हिदायत आनी थी? क्योंकि उसका सारा मसला तुन्नी में था ना। तुन्नी में था। अब हमारी जो पूरी कौम है ना, ट्रस्ट मी, इनका भी सारा मसला ना तुन्नी में है। तुन्नी में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट में जो मेहमान शख्सियत है वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, वो है डॉक्टर अफान कैसर। शायद पाकिस्तान में इनसे मशहूर कोई डॉक्टर तो मैंने नहीं देखा। बहुत ही फेमस है और थोड़े बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी हैं, चीज़ों में बड़े हाईलाइट रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, लोगों को आपने ना डरा दिया पाकिस्तान में, ए भी नहीं खाना, ए भी नहीं खाना। मजे वाले लोग थे, यकीन जाने समोसे पे जितनी मीम बनी है ना आपको लेके, भाई समोसा नहीं खाना। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इशू। पता है क्या है इशू? इज दे आर सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द कॉर्नर। जो सेहतमंद आदमी होता है ना, वो दरिया के दूसरे किनारे बैठा होता है। दरिया के इस किनारे हम बैठे हैं, इस किनारे। अब हमारी कौम तो इस हद तक एडिक्ट हो जाती है ना किसी चीज की। समोसा तो बड़ी एक माइनर चीज है। मैं आपको एक मेजर बात बताता हूं कि एक शख्स 75 साल उम्र, उसको बायपैप लगा हुआ था, यानी ये मसनूई सांस देने की मशीन है, सीओपीडीआर था, फेफड़े खत्म थे, और उसका बायपैप उतारते थे, पूरे होशोवास में वो सिगरेट मांगता था। ठीक है, अब वो अपनी एडिक्शन की उस लेवल पर था कि जिसको नोबॉडी कैन डिफाइन कि वो क्या करता था, पर उसे सिगरेट चाहिए था। जो रही बात समोसे की या इन चीजों की, दे आर वेरी 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 माइनर थिंग्स
जो वो एक कॉर्नर पे बैठ के अवाम नहीं देखती, वो उस वक्त देखती है जब वो उस डिजीज स्टेट में चली जाती है, उस खतरनाक स्टेट में चली जाती है जिस स्टेट में जिगर पे चर्बी आई, जिगर सख्त होना शुरू हुआ, जिगर सुकड़ गया। 30% लिवर ट्रांसप्लांट जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उनकी वजह नैश रिलेटेड सिरोसिस है, यानी कि इन दी एंड घूम फिर के समोसा, योर फैटी डाइट। समोसा इज जस्ट अ सिंबल ऑफ फैटी डाइट, इट हैज नो लिंक कि आपने सिर्फ समोसा ही नहीं खाना। हो सकता है मैंने परसों खाया, लेकिन इट एंड नथिंग इज मना इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी मना नहीं है खाने में। ना बर्मला मैं कहता हूं कैमरे पे कि मैंने कभी किसी को मना किया है, मैं कहता हूं मॉडरेशन इन डाइट। दे थिंक कि कभी मेरी समोसा खाते वीडियो लीक होगी तो वैसे होगी जैसे खुदा ना खास्ता मेरी कोई नंगी वीडियो लीक हो गई, ठीक है। पीपल ट्राई टू डू दिस विद मी कि किसी तरीके आपको समोसा खाते कैप्चर करना है। मैंने कहा कर लो, कोई मैं नंगा तो नहीं फिर रहा हूँ ना, समोसा ही खा रहा हूँ और मैं खाता भी हूँ। मैं कह रहा हूँ कैमरे पे कि मैं समोसा खा, बट फिर 2 घंटे कोशिश करते हैं वॉक कर लें। और वेट गेन और रिडक्शन तो ऐसी चीज है जिससे हर कोई सफर करता है, आप भी करते हैं। जो कैमरे पे मुझे कभी वेट ऊपर हो जाता है, कभी कम से कम एक रिमाइंडर तो जाना चाहिए। अल्लाह मियां ने 5 वक्त नमाज फर्ज किया आप पे जी, हजारों फरिश्ते हैं सजदा करने के लिए, क्या जरूरत है एक गुनाहगार शख्स से 5 वक्त नमाज और आपको जो है सजदा कराने की? रीजन बीइंग आपको एक रिमाइंडर रहे कि आपने एक तो जमीन पर झुको, दूसरा उसी जमीन के अंदर जाना है, वहीं दफन होना है, आपको एक रिमाइंडर रहे। इसी तरीके जो एक डॉक्टर होगा अच्छा होगा, मुझे फीस तो नहीं देते ना लोग आके इस बात की, उसका फर्ज है कम से कम एक रिमाइंडर कॉल दे। स्मोकिंग के पैकेट पे उन्होंने लिखा होता है मुंह का कैंसर करेगी, निशान बने होते हैं, सारा कुछ होता है, फिर उसी डब्बी से खोल के पी रहे होते हैं। लेकिन वो एक रिमाइंडर आपको देते हैं कि हया कर ले, थोड़ी जी शर्म कर ले, ठीक है। लेकिन जिन्होंने करनी है उन्होंने नहीं करनी, जिन्होंने जिसको है उसने कर लेनी है, जिसने नहीं करनी उन्होंने फिर जो मर्जी कर लो। डॉक्टर साहब, आपकी सारी जर्नी में मैं देखता हूं कि आप लोगों को अवेयर ही कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आज मैं पूछूंगा और जिस पे आपने बात ना की हो। ऑलमोस्ट यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑडियंस के लिए आपसे कुछ चीजें, जैसे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि रात के वक्त दही खा लेंगे तो ये बड़ा जहर है जी, रात के वक्त दही नहीं खाना। तो मैं जैसे जैसे पूछता हूं फिर साथ साथ आप क्लियर करते रहे, दही खाने से रात को कुछ होता है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अबाउट व्हाट थिंग सूट्स यू इन डाइट। अब एक बात समझ नहीं आती, हर कोई ये समझता है कि हर बंदे के लिए हर चीज बनी है और उसने वो खानी है। अब सीलिएक डिजीज का मरीज है, उसे गंदुम से एलर्जी है, वो गंदुम नहीं खा सकता। इसी तरह लैक्टोज इंटॉलरेंस का मरीज है, उसे दूध दही की प्रोडक्ट से एलर्जी है, वो नहीं ले सकता, वो दूध ही नहीं ले सकता, वो लैक्टोलेस मिल्क लेगा या जो भी है। इसी तरह दही किसी को सूट करती है, किसी को नहीं सूट करती, ठीक है। इसका दिन और रात से कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम हर चीज की तासीर गर्म या सर्द कर देते हैं, इंक्लूडिंग दवाइयों की, ठीक है। अब इट्स अ कॉम्बो ऑफ आवर लैक ऑफ एजुकेशन एंड द अदर वर्ल्ड जो उस एजुकेशन को बात करता है। किसी खाने की तासीर गर्म सर्द नहीं होती, किसी खाने दवाई की तासीर गर्म सर्द नहीं होती। इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल अबाउट मिथ्स। और दही रात को अगर आपको सूट करती है, लोग तो कहते हैं प्रोबायोटिक है, रिसर्च तो कहती है ये हाजमा अच्छा करेगी, रात को खा लोगे तो लाइट रहोगे, सुबह कब्ज नहीं होगी, पखाना ठीक आएगा। हाउ कुड इट बी बैड? प्रोबायोटिक्स आर गुड फॉर योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, द गट जिसने मेजर आपकी डाइजेशन करनी है। वो चीज अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस और आप हजम नहीं कर सकते, या आपको गैस की बीमारी या जो भी लोग कहते हैं वो है, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन ओवरऑल योगर्ट इज नॉट बैड, जिस वक्त मर्जी खाओ। जबरदस्त। डॉक्टर साहब कहते हैं मछली खा लें फिर ऊपर से दूध नहीं पीना, वो जैसे सफेद निशान आ जाते हैं चेहरे पे। पावे मच्छी ने आप दूध पीता हुए है ये भी कॉमन मिथ्स है, ठीक है। अच्छा, वही मछली उस चटनी से खाएंगे जो दूध से बनी है, हाँ, वही मछली जो है उसी चटनी में खाएंगे, उसके साथ रायते पाड़ जाएंगे, ठीक है, उसको नहीं पुलबेरी होगी। हाँ, मैं मछली को नहीं कभी फुलबेरी हुई, ठीक है, लेकिन इंसान को हो जाएगी, जो भी इन बीमारियों के नाम रखते हैं। देखिए, दे रिलेट थिंग्स फॉर नो रीजन। मैंने तो अच्छा लाहौर, ये आप चले जाएं अंदरून लाहौर, वो मच्छी खाने के बाद लस्सी का गिलास पी लेते हैं,
दूध वाली है, पेड़ों के साथ उसको मसल के सारा कुछ करके पेड़े को भी मसल देते हैं और अपने फिर जाहिर है बॉडी के साथ भी ठीक वो तो ये भी कहता है जो होगी देखा जाएगा। हाँ, वो तो हमारा ओवरऑल सारों का, हम कहते हैं पहले खा तो लो ना। हम अपनी हेल्थ को लेके भी ऐसे हैं, ओवरऑल हेल्थ को लेके कि जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, इसका कोई कनेक्शन नहीं है? इसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई ऐसी मछली नहीं होती दुनिया में? मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं नहीं देखा, और मच्छी को जाके पूछना पड़ेगा, मैंने नहीं देखा ऐसी कोई मछली। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी डाइट के हवाले से अगर मैं पूछूं तो आपने कहा जैसे मैं समोसा भी खा लेता हूं, कभी मेरा वेट ऊपर भी चला जाता है, कभी मेरा वेट नीचे भी चला जाता है। एक कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में जो कभी आप मिस नहीं करते, आप कहते हैं कि ये जो है ना, ये की टू हेल्थ है मेरी, ये मैं लाजमी लेता हूं, वो क्या चीज है? देखिए, मेरी कोशिश ये होती है फ्रैंकली कि डाइट में ना एग वाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करूं। मैंने एक वक्त पे मुझे मैसिव वेट रिडक्शन चाहिए था, मैंने किया और मैं प्योर एग वाइट डाइट पे चला गया था। यॉक लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन यॉक बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जो लोग डाइटिंग करते हैं, लोग 12-12 20-20 अंडे भी दिन के खा जाते हैं। तो एग वाइट्स तो आप जितनी मर्जी ले लें, लेकिन अगर आप 12 जर्दियाँ भी साथ खा, 1-2 लेनी चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। 12 जर्दियाँ नहीं आप खा सकते। तो एक तो एग वाइट, दूसरा आई पर्सनली ट्राई कि मैं मोरिंगा का इस्तेमाल जो है ना वो करूं। मैंने इवन अपने क्लिनिक में भी रखा होता है, अपने बेड साइड पे भी रखा होता है, लेकिन अगेन ये ऐसी चीज़ है जो हैबिचुअल है, कभी भूल भी जाती है। लेकिन मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि पर्सनली लोगों को अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। और जिसका थोड़ा सा भी वेट ऊपर जा रहा है उसे ओमेगा 3 फिश ऑयल जो है उसको यूज़ करना चाहिए। और अगर आप 40 साल टप्पें तो ट्राई टू टेक गुड सनलाइट एटलीस्ट। और अब क्योंकि अब एयर कंडीशनिंग है, लोग कमरों में रहते हैं, ये नहीं कर सकते तो टेक सम विटामिन डी और सम मल्टी विटामिन्स, दे आर गुड। स्पेशली वो ख़वातीन जिनको बड़ा खपत होता है 35 साल के बाद, स्किन पे झरियाँ और बड़ी चीज़ें इस तरह की, उनको चाहिए कि बायोटिन कंटेनिंग चीज़ें लें, नाखून अच्छे रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी, मल्टी विटामिन्स ऐड कर लें। मैं जनरली मल्टी विटामिन्स नहीं लेता। डॉक्टर साहब, जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमेशा जिक्र होता है 2 वक्त की रोटी कमा ली जाए, लेकिन खाते हम 3 वक्त तक खाना है। तो मेडिकल के हवाले से अगर आप बता सके कितने वक्त तक खाना जो है वो मुनासिब है? अच्छा, देखिए, इसमें ना अगेन इट ऑल वेरीज अबाउट योर बॉडी टाइप एंड योर एपिटाइट, भूख जी, ठीक है। तो जनरली लोग कहते हैं ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, बादशाहों की तरह। बादशाहों की तरह जी। और दोपहर का खाना आपने मीडियम लेना है, कम, और जो रात का खाना है वो फकीर की तरह खाना चाहिए। हम सब उल्ट करते हैं, हम रात का खाना बादशाह की तरह खाते हैं, नाश्ता हम चोर की तरह करते हैं, और दोपहर का खाने में हमारा कोई रूटीन नहीं है। हम कभी अच्छा, कभी जो दिल करता है, जिस मर्जी तादाद में दिल करता है हम लेते हैं। तो हम लोग, इन माई ओपिनियन, इंटरमिटेड फास्टिंग जो है, मेरा अगर बस चले और मैं कर पाऊं तो मैं ज़रूर करूं, लेकिन ये डूएबल नहीं होता। क्यों? हमारी लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत है, यू ड्राइव, यू कंसंट्रेट, और फिर मोबाइल्स हैं, आप कंज्यूम हो जाते हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा कोई मुंह मार लोगे जो आपको फिर कोल्ड ड्रिंक्स के लोग आदी हो जाते हैं। नहीं, हमारी डाइट, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कार्बीवोर्स हैं। लोग हर्बीवोर्स होते हैं, हम कार्बीवोर्स हैं। हमें जब तक कार्ब नहीं मिलता ना, हम ठंडे नहीं पड़ते। कार्ब यही है, पराठे, तेल, घी, समोसे, पकौड़े, जलेबियां, मिठाई, बर्फी। अगर आपको यकीन ना आए ना, आप अभी बर्फी का डब्बा लेके ना लाहौर की सड़क पे निकल जाएं, ठीक है। जो 10 साल से भी डाइटिंग पे है ना, सामने आएगा तो चुक लेगा गुलाब जामुन। हम कार्ब्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते। और फिर कार्ब जो है वो अंदर जाके तबाही करते हैं। ओवर कार्ब्स अगर खा लेंगे तो इट्स नॉट गुड। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक जाती से सवाल भी पूछना चाहूँगा। आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन आप नज़र रखते हैं मुल्क के हालात के ऊपर भी, हर मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। तो ये कैसी एक साइंस है या एक नया प्रोफेशन है? आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब आपकी फील्ड के बड़े लोग आ गए। 13 साल आई राइट इन एक्सप्रेस एज अ कॉलमिस्ट। 13 साल मेरी रूह के अंदर जर्नलिज्म पहले आया था। MBBS में मेरा दाखिला बाद में हुआ था। देखें, देर आर मैनी डॉक्टर्स विच आई कोट हु आर गुड पोएट्स, जो अच्छे शायर हैं। देर आर मैनी डॉक्टर्स हु आर गुड सिंगर्स। देर आर मैनी डॉक्टर्स, इवन नो वेरी फेमस डॉक्टर्स हु आर एक्टर्स।
हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम लोग ये समझते हैं, डू यू थिंक कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जिन लोगों के हाथ में, डू दे डिजर्व टू बी पॉलिटिशियंस? हाँ, बहुत सारों के लिए तो नहीं, नहीं ना, अक्सरियत के लिए नहीं। बट दे आर पॉलिटिशियंस। यस। इसी तरह हम लोग सोचते हैं कि ये तो बस इसी ने करना है। Who else will define intellectuality? मतलब अगर आप तालीम हासिल करते हैं, तालीम के एक नेक्स्ट औरा पे जाते हैं। मैंने 13 साल एक्सप्रेस में कॉलम लिखे, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, हिटलर, एडॉल्फ हिटलर के बारे में, द खालिस्तान तहरीक, एलफ शफक की 40 रूल्स ऑफ लव। कोई ऐसी रिसर्च नहीं, उस टाइम एआई तो नहीं आई थी, अब तो टाइप करते हैं हम, तो विकिपीडिया खोल के और पता नहीं क्या क्या रिसर्च करके फिर कॉलम निकाला करते थे, लिखा करते थे। जो अब मैं वीडियोस में कहता हूं और मैं बोलता हूं, दिस इज नन अदर देन व्हाट आई रोट फॉर 13 ईयर्स। 13 साल में पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार पे, रोजनामा एक्सप्रेस पे लिखता हूं। एंड माई जर्नी फॉर राइटिंग स्टार्टेड बिफोर माई एडमिशन इन MBBS। ठीक है। तो मैं डॉक्टर तो शायद फिर हादसाती था, मैं मेडिकल जर्नलिज्म में या राइटअप में बेसिकली जो मेरी डिपिक्शन है ना, मैं लोगों, अगर मुझे कोई कॉलमिस्ट के नाम से याद करे ना या राइटर के नाम से, मैं ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। अगर मुझे कोई वीलॉगर कह दे या मुझे यूट्यूबर कह दे, मुझे ये लफ्ज़ तज़ीक फील होते हैं। अगर मुझे कोई कहेगा ना, जो पुराने जानते हैं मुझे, कि ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ कॉलमिस्ट, ये तारुफ पे मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। कोई मुझे कहे ना ये यूट्यूबर है, ये वीलॉगर है, नहीं, वो तो मुझे आप कभी भी नहीं लगे। वैसे मैंने तो आपसे एज ए जर्नलिस्ट सवाल पूछा कि जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आप ज़्यादा इसलिए फाल करते हैं क्योंकि आपका तज्जिया जो है वो बड़ा पुख्ता होता है, आपकी रिसर्च Thank होती you, है, जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू आपकी जो है बड़ी पसंद भी की जाती है, लोग देखते हैं। अब अगर आपको कोई डॉक्टर कहे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा या जर्नलिस्ट कहे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा? देखिए, मैं आपको दिल के करीब कौन सा प्रोफेशन है? मेरे दिल के करीब, मैं सच्ची बताऊं, मेरे दिल के करीब डॉक्टरी से भी ज्यादा ना मेदे जिगर की स्पेशलिटी है। ठीक है, अब आप इसको डॉक्टरी से मिला लें या हटा लें। मैंने कॉलम जब लिखना शुरू किए, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से मैं पढ़ा, मैं कहता था बाकी सारे चैप्टर किताबों से माइनस हो जाए, सिर्फ जिगर और मैदे का चैप्टर और लिवर ट्रांसप्लांट का चैप्टर और हेपेटाइटिस का चैप्टर ये रहे। मैंने जुनून की हद तक, मैंने MBBS इस फील्ड के लिए किया, मैंने FCPS इसी फील्ड में किया, आगे सुपरा स्पेशलाइजेशन ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में इसी फील्ड में की, इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी में फेलोशिप्स इसी फील्ड में की। अब कराची जाता हूँ, या जो मेरा लिवर टावर है, मैदा जिगर टावर, मेरे अस्पताल का नाम ही यही है, मुल्तान। तो मेरा जुनून शायद मैदे और जिगर के साथ एक स्पेशल इंटरेस्ट था, लेकिन मेडिकल जर्नलिज्म भी मैं अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकता। ठीक है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपकी जो वाइफ हैं वो भी डॉक्टर भी हैं और आपकी तरह यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, उन्हें मैं जर्नलिस्ट नहीं कहता क्योंकि वो सॉफ्ट स्पोकन है। तो ये बताएं देखने वालों को कि अपनी फील्ड के किसी इंसान से शादी कर लेना ये कितना बेनिफिशियल है और इसके डिसएडवांटेजेस भी बता दें। कहते हैं मर्द जो है ना, अगर किसी बहुत पढ़ी लिखी खातून से शादी करे ना, तो उसे फैसला बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, पढ़ी लिखी खातून इंतहाई वफादार, अच्छी जीवन साथी साबित होती है, लेकिन म्यूचुअली इट्स अ टफ टाइम। ठीक है, वो कैसे? बिकॉज जो तालीम जिसको नहीं है ना, आपकी उसके साथ वो अंडरस्टैंडिंग या टाइम जोन नहीं डेवलप हो सकती। जिसने तालीम हासिल कर है, मेरी बेगम जो है, शी इज अ रेडियोलॉजिस्ट, वो रेडियोलॉजी पढ़ी है उसने, तो उनके साथ फिर तो स्कैन कर लेना, उनके स्कैन वो बहुत अच्छा स्कैन कर लेती हैं, तो केमिस्ट्री मैच तो कर जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजों पे दो पढ़े लिखों का जब इख्तलाफ होता है ना, तो शायद मुझे लगता है वो इख्तलाफ ज्यादा पेनफुल या टफ होता है बनिस्बत इख्तलाफ किसी ऐसी खातून से हो जाना जो मैट्रिक पास है। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो, अच्छा अब हम ग्रो भी इकट्ठे हुए हैं, शी वॉज फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट जब हमारी शादी हुई, मैं उस टाइम रेजिडेंसी कर रहा था मेडिसन में, उसके बाद मैदे जिगर में आया। तो हम लोगों की शादी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, देयर वाज नो लव मैरिज एट ऑल। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई और फिर हम दोनों ने इकट्ठे ग्रो किया। मैंने इसे सपोर्ट किया कैरियर में, अभी भी वो टावर में सारी रेडियोलॉजी देखती है, जिगर टावर मुल्तान में, बाकी भी मामलात वो देखती है। मीडिया पे इस तरह हुई कि हम लोग डेली पाकिस्तान जब उर्दू पॉइंट में शुरू हुए
तो उसने मेरे साथ बैठ के ना वीडियो स्टार्ट की। वो एक कॉन्सेप्ट था कि यू आस्क क्वेश्चन एंड आई विल आंसर यू। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको लगा कि हेल्थ के टॉपिक्स पे उसको बात करनी चाहिए। लेकिन आपको शायद ज़िंदगी में कभी भी नाजिश किसी एग्रेसिव टच में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो बिनाइन करती है। और उसको मैंने रखा भी इसी नोड पे, और मैंने खुद भी चाहा कि वो इसी नोड पे रहे, क्योंकि हमारा मुआशरा ना बहुत एग्रेसिव सच सुनने का आदी नहीं है। मर्द के मुंह से नहीं बर्दाश्त करता, तो औरत के मुंह से तो नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, अब यहीं पे सवाल पैदा हो जाता है आप एक मशहूर शख्सियत हैं, आपकी फैमिली में आपकी मिसेस भी एक मशहूर शख्सियत है, आप लोग बाहर जाते हैं, हाउ डू पीपल ट्रीट यू? मतलब अच्छा वेलकम होता है, समटाइम्स कोई टॉन्ट करते हैं या नहीं? विद अपनी वेरी कौन से रिस्पेक्ट। मुतमईन है मैं जिनके लिए कर रहा हूँ दुआ? अच्छा सच्ची बताऊं, इन माई केस शायद हमारी कौम ना इस सबस्ट्रेट की आदी है कि उनको जो खिलाओगे ना वो वैसे रिएक्ट करेगी। अगर आप उनके साथ, सॉरी टू से मैं शायद नाम ले रहा हूँ, अगर आप वो डकी वाला माहौल क्रिएट कर लेंगे तो वो आपको उसी हुल्लड़बाजी में ट्रीट करेंगे जी। लेकिन अगर आपने एक रिस्पेक्ट एटीट्यूड का एलिमेंट रखा है ना, तो वो बहुत रिस्पेक्ट देंगे। आप ऑडियंस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उनको ट्रेन करना है। अगर आपने अपनी ऑडियंस को बदतमीजों को इकट्ठा कर लिया है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक खातून है वो टिकटॉक पे नाच गाना लगाती है, तो वो मॉल में जाएगी तो ठरकी इकट्ठे होंगे जी, सीधी सी बात है। ऐसे। लेकिन अगर एक इंटेलेक्चुअल बात आप करते हो या पढ़े लिखे की बात करते हो, तो पीपल जो वो अट्रैक्ट होंगे जो थोड़ा इंटेलेक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है। अब डॉन न्यूज़ पर लगी खबर में या आर्टिकल में उसको पढ़ने वाले बेशक कम होते हैं, लेकिन उनकी क्लास और होती है। शाम न्यूज़ पे तितलियों के साथ कौन पकड़ा गया, उसको पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसकी क्लास डिफरेंट है। मुझे लगता है शायद ये क्लास आप अपने गिर्द खुद इकट्ठी करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि हमारी कौम को किसी भी थोड़े नोन फेस को, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत मशहूर हूँ, देर आर पीपल जिनको एक्ट करना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वंस आई एंड नाजिश वेंट टू KFC, मैं गाड़ी में बाहर बैठा और बेटी प्ले एरिया की जिद कर रही थी, वो अंदर चली गई। नाजिश वेंट टू KFC काउंटर, जाहिर है वहां भीड़ सी इकट्ठी हो गई, एंड सम पीपल स्टार्टेड हर्लिंग एट हर कि भाई ये लोग क्यों KFC खा रहे हैं या चीख रहे हैं या वट एवर। एवरीवन, मैं कैमरे पे बैठ के कह रहा हूं कि समोसा मेरे आगे आएगा, मैं खाता हूं, ठीक है, बट इट डजेंट मीन मैं हर वक्त खाता हूँ। महीने में एक आधी दफा खा लिया शायद मैं, लेकिन मैं लास्ट समोसा शायद उस वीडियो के बाद नहीं खाया मैंने कमरे में बंद होकर भी नहीं खाया। लेकिन ये बात फैक्ट है कि शायद पर्सनल स्पेस एक वक्त पे इतनी कंप्रोमाइज हो जाती है, इसीलिए हाफिज अहमद साहब दुबई शिफ्ट हो गए। आपकी पर्सनल स्पेस जो है ना, नहीं वो पर्सनल स्पेस की वजह से थोड़ी शिफ्ट हुए। अच्छा, उस पर्सनल को और पर्सनल करने के लिए शिफ्ट? नहीं, वो तो अपने बिजनेस की वजह से शिफ्ट हुए। हाँ, लेकिन उनका विजन जरा नहीं, अच्छी बात है ये, दिस इज गुड। मैं तो कहता हूँ मुझे मौका मिले, मैं उनसे तो अभी तरीके समझ रहा था कि मुझे कोई तरीका बताएं, मैं भी कोई 15 दिन दुबई रहूं, 15 दिन पाकिस्तान रहूं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं लेकिन आप ऐसा आपके सारे मरीज इधर हैं, सकते। हाँ, नहीं कर सकते। या तो दुबई को बीमार करना पड़ेगा या आप नहीं, दुबई बीमार भी हो जाए तो दे हैव अ डिफरेंट अटायर ना। वहाँ दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्जाम है, वहाँ चीज़ें बड़ी फर्क, वहाँ हेल्थ का अच्छा एक बात और बताऊँ, पाकिस्तान में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, दे आर फार मोर बेटर देन दुबई पीपल। रीजन बीइंग, ये लोग इस सिस्टम से ट्रेंड होते हैं। मैं और नाजिश दोनों गवर्नमेंट अस्पतालों से ट्रेंड हुए, हमने हर वो गंदी बीमारी देखी होती है जो वहाँ के फैंसी डॉक्टरों ने नहीं देखी होती। तो इसीलिए दे प्रेफर इंडियन और पाकिस्तानी डॉक्टर्स ट्रेंड फ्रॉम ए वेरी गुड सेटअप। तो पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स जो है, इनका कोई मैच नहीं है दुनिया में। इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि मैं अरब का थोड़ा एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स कैसे हैं। लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बारे में भी बात आपसे करना चाहूँगा। अरबी डॉक्टर ने तो 15 मिनट गैस समझाओ कि मैदे में गैस है तो वो क्या है, वो कहेंगे यल्ला यल्ला। हाँ ठीक है वो बल्कि आप हैरान हो जाएंगे, सन 2007 की बात है, सऊदी अरेबिया में मैं था और एक जो मेरा कफील था उसके दोस्त को दाई टांग का कोई मसला था, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी बाई काटनी पड़ेगी। मैं विटनेस हूँ इस बात का, तो उनसे तो डर ही लगता है। और अक्सर लोग जो इन इलाकों में हैं, इन मुल्कों में हैं, वो पाकिस्तान आके इलाज करवाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और रेट का भी फर्क बताऊं। फॉर एग्जांपल, बड़ी आंत का मुआयना जो है, क्लोनोस्कोपी, दुबई में अगर आप उनके इंश्योरेंस सिस्टम से बाहर जाते हैं, जो मोस्टली पाकिस्तान के ओवरसीज है, उसका रेट 300 गुना ज्यादा है। यानी अगर एक प्रोसीजर यहाँ 10,000 रुपए में है, तो वहां वो 3 लाख रुपए में 6 महीने की वेटिंग पे। अगर आप इंश्योरेंस के बाहर से
इधर मुंह चुक के जाते हैं तो 10,000 में वो काम हो जाता है और उससे भी अच्छा होता है। लेकिन अब एक और मसला है। मसला ये है कि डॉक्टर्स, मैं इस सिस्टम को, आपको पता है, जर्नलिस्ट बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा है। सब डॉक्टर तो नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर्स, एक ही मेडिसिन हर बंदे को रिकमेंड की जा रही है, पता चला कि जी उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फिर उसी कंपनी के साथ आप जनाब दुबई पहुंचे हुए हैं, उम्रे पे पहुंचे हुए हैं, कहाँ पहुंचे हुए हैं, AC आपका उन्होंने लगवा के दिया हुआ है, गाड़ी आपको उन्होंने लेकर दी हुई, ये चीज़ें चल रही हैं। तो आपको लगता है कि इस शोबे के लोगों को ये काम करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको इसका एक सिस्टम समझाता हूँ, एक निश समझाता हूँ। बेसिकली पहली बात तो ये, जितने भी डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं और जो लोग मुझे कैमरे पे देख रहे हैं, मैंने अपने अस्पताल के बाहर बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है, आप जिस मर्जी मल्टी नेशनल ब्रांड की दवाई खा सकते हैं, या जिस मर्जी, मल्टी नेशनल से मुराद मेरी है कि नेशनली जो दवाई अवेलेबल है या बाहर भी अगर वो कंपनी काम करती है, तो आप जिस मर्जी अच्छे ब्रांड की या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ब्रांड की दवाई खा सकते हैं। कम से कम नेशनल स्टैंडर्ड हो कि पूरे पाकिस्तान में तो वो मिलती हो, ठीक है। मल्टी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जैसे भी हो, या नेशनली वो पूरे पाकिस्तान में कम से कम वो ब्रांड मिलता हो। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, कोई एक चीज़ होती है फ्रेंचाइज वो होती है कि जो सिर्फ उस डॉक्टर की फार्मेसी से मिले या लोकली मुआहदा हो, उसमें प्रॉफिट स्टेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंचाइजर्स ये काम करते हैं, इवन उसमें बहुत सारे करप्ट काम भी आते हैं, खवातीन को इन्वॉल्व करना, कुछ भी करना दवाई लिखवाने के लिए, वो एक अलग माफी है। तो अच्छा डॉक्टर तो उस चीज डेफिनेशन से आउट हो गया कि उसने ये काम नहीं करना। जो मल्टी नेशनल है या पैन नेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं, एक तो उसकी दवाई लिखें और फिर उस डॉक्टर से, ये मरीज का काम है, उठते हुए इजाजत ले ले कि सर मैं तुसी ब्रांड लिख देता है, ये मैं किसी भी कंपनी का साल्ट खा लवा। कोई भी अच्छा डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं तू इसी ब्रांड का सॉल्ट खा, और अगर कोई कहता है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज ऑन अ डील। फिर खास करके कुछ खास लेबोरेटरीज हैं, यहीं से टेस्ट करवाना, दैट इज एट ए डील। और ये अब इसमें प्रॉब्लम है, देखें, जो नेशनल इवन कंपनीज है वो कहती हैं अगर 100 रुपए की दवाई लिख दी है ना, तो उसमें 30 रुपए जो हैं उस डॉक्टर के हैं, जो उनकी कंपनियों की तरफ से अप्रूव है कि ये बिजनेस स्पेंड किया जाएगा डॉक्टर के ऊपर, चाहे उसको डायरेक्ट एक्टिविटी की मद में दे दें, चाहे उसको कोई हॉस्पिटल का काम करा दें, चाहे मरीजों की मद में दे दें, दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी रिलीज्ड इन देयर बजट। ये आप जिस मर्जी जाके बड़ी बड़ी कंपनी का फॉर्मूला समझ लें और पढ़ लें, तो दे हैव टू सर्कुलेट इट सम वे और दी अदर। मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि वो जो 30% है उसका एक्सपेंडिचर कंपनियों को उस हॉस्पिटल की इंप्रूवमेंट पे कर देना चाहिए, इक्विपमेंट ले दें कोई जो पेशेंट के काम में आए। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिस मर्जी से पूछ ले जाके, 30% डॉक्टर को सेल्स का प्रॉफिट में से और 14% फार्मेसी को, XYZ, ये उनकी तरफ से पीछे से प्रूव होता है। यानी कि दवाई का प्रॉफिट वो लेते हैं 30 जमा 14 निकाल दें तो, यानी अगर दवाई की कीमत 100 रुपए है तो 56 रुपए कंपनी का मुनाफा, तो बाकी सब। तो दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको ऐसी ऑफर्स होती हैं? ऑफर्स होती हैं, और मैं आज आपको एक बात इसकी बता दूं, अब मैं यहां भी आया बैठा हूं तो आई कैन गेट स्पॉन्सर्ड, लेकिन इस टाइम मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूं, ठीक है, अभी आप होटल की लॉबी में जाए, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आस्क देम हु पेड यू द मनी कैश एट नाइट, आई बाय माई हैंड, ठीक है, मैं चैलेंज कह रहा हूं कैमरे पे, आप कमरे किसी बंदे को जाके भेज दे, मैंने रात कैश दिया है अपने हाथ से इसी होटल को, ठीक है। देखिए ये वेरी करता है। मैंने आपको फिर कहा कि वो 30 रुपए डॉक्टर के हैं जो कंपनी के ले ना ले, और अगर लेने हैं तो वो फिर उसको किसी और मद में ले ले, पेशेंट पे इन्वेस्ट करा दे, कुछ और कर दे या कुछ कर दे, और अगर वो छोड़ता है तो वो फिर कंपनी को रीइंबर्स होते हैं। अब इस सिस्टम को कैसे सेटल डाउन करना है, या इसका क्या होना चाहिए, या उसको नेट दवाई में से तो माइनस है नहीं, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उस 30 रुपए का क्या हल है मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्पेशलिस्ट हैं और आपने जिस तरह से तालीम हासिल की, फिर आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं और आप इस फील्ड में, आप समझते हैं ये होम्योपैथी टाइप भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और अच्छी हो सकती है? एग्जैक्टली। देखें मैं और सवाल मुकम्मल ये होगा कि
अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमारे माशरे में या पाकिस्तान में उसको इतना डीमोटिवेट तो दीवार के साथ क्यों लगा दिया गया? देखिए, इसमें हमारे लाइसेंसिंग बॉडीज और लाइसेंसिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। उसका प्रॉब्लम यह है कि आप अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाए ना, तो वहाँ बाकायदा इवन गवर्नमेंट में सीट्स होती थी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भी और तिब के जो हकीम होते हैं उनकी भी। इनमें कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, इनको रजिस्टर नहीं किया गया। जिस तरह डॉक्टरी में गली गली में मेडिकल कॉलेज खुले, अब वो खैर बंद हो गए, अब तो प्राइवेट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, फिर पीएमडीसी ने बड़े स्ट्रांग है, तो कोई आई ना बॉडी जिसने ऐसी की तैसी चेरी। इवन चाइना रशिया जान इतना आराम से अब नहीं है कि आप डॉक्टर बन के आओ, एक लाइसेंसिंग बॉडी बैठी है जो एग्जाम ले रही है। ये जो होम्यो कॉलेजेस थे ना और ये जो यूनानी तिब खाने थे, ये जगह जगह खुल गए हमारे फ्रीलांस कोर्सेज की तरह, ठीक है। अब इन पे कोई कंट्रोल नहीं था। यू डू नॉट नो कि जिस हकीम या जिस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी चेक है ही नहीं। और हमारी 80% जो क्वैक्स हैं, जो 80% अताई डॉक्टर हैं, वो उस फील्ड में ज्यादा घुसे, वो एलोपैथी में नहीं घुसे, क्योंकि ये मुश्किल था। बिल्कुल, बहुत आपने एग्जैक्ट बात की, इट वॉज टफ। वो उसमें एंटर हो गए। जब वो उसमें एंटर हो गए तो फिर एक पैन ये बन गया कि दे ऑल आर अताई। और एक ये भी रीजन थी कि वो उसका जो कस्टमर या पेशेंट था वो सादा था, सस्ती भी थी, उसको बनाना भी आसान था। हाँ, उसकी अवेलेबिलिटी आसान थी, गली मोहल्ले नुक्कर में बैठे हुए थे। अच्छा, आपका पेशेंट गूगल करता है दवाई की और उसका पानी के साथ उसी वक्त बैठ के खा लेता है, ये भी एक फर्क है। लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है, उसमें रियलिटी है, वो वर्क करता है। और किस हद तक आप समझते हैं वो बात? होम्योपैथिक जी, होम्योपैथिक देखिए, सच्ची जो बात है, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैंने लोगों के जो रिस्पॉन्स देखे हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल वेरी करता है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स कोई बहुत रिनाउंड भी हमारे सामने नहीं है, ना उनके नुस्खे इस तरह आते हैं, फिर उनकी दवाइयों के नाम भी कोई XYZ और पता नहीं क्या क्या करके होते हैं, तो उसका कोई मैकेनिज्म टू चेक नहीं है। तो आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट कि भाई हाँ होम्योपैथिक दवाइयाँ ठीक कर देती हैं। अगर वाकई कोई अच्छे डॉक्टर हैं और पढ़े लिखे एग्जिस्ट करते हैं और उनकी दवाइयाँ ठीक करती हैं तो वो करती होंगी और उन्होंने रियलिटी में वर्क किया होगा। लेकिन क्योंकि फिर इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता कि वो होम्योपैथिक रियल था कि अताई था। मेरा तो देखें डिग्री लिखी हुई है ना ऊपर, जो भी डॉक्टर आपके सामने आता है उसका ऊपर प्रेस्क्रिप्शन, PMDC डिग्रियां सब मेंशन है, तो उसका तो एक क्रेडिबिलिटी चेक हो सकता है। जैसे मैं अक्सर पढ़ लेता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्थो वाले ने दिल की दवाई लिख दी है, तो मैं तो पढ़ के उसको कह दूंगा कि अम्मा ये दिल वाले लगा वो खाओ, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये बंदा ये दवाइयाँ दिया ठीक ने, इस बात पे क्रेडिबल नहीं था। होम्यो का कुछ चेक नहीं है, अब हम कैसे चेक करें? अब यहीं से मैं रिलेट करूंगा स्पिरिचुअलिटी के साथ। कोई तो ऐसे केस आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे रिपोर्ट भी हुए हैं, टीवी पे भी हमने देखे हैं, कि जिनमें वो कहते हैं जी कि एदा डॉक्टरी तक कोई इलाज नहीं सी, सूरत रहमान लाइए तो बंदा ठीक हो गया जी। मेरे पास 4 चाचे ऐसे चल रहे हैं जिनको 70 साल, किसी की 60 साल उम्र है, एक बंदे की 50 साल है। और अगर वो ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो पहचान जाएंगे कि मैं उनको कहता हूँ कि तुसी हाले तक जिंदा हो। वो मेरी OPD में आते हैं तो मैं उन्हें अजरन मजाक मोटिवेशन में छेड़ता हूँ कि हाले तक जिंदा हो तो वो चला रहे हैं जी, यानी कि मैं उनको ये कहता हूँ मैं नहीं चला रहा, वो चला रहा है, अदरवाइज तुसी टुर गए होंगे। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ लिवर ਦਾ हाल सी, कैंसर ਦਾ हाल सी, या वो जो कैंसर रगों में चल गया होता था, तो मैंने अजरन मजाक कहता हूँ कि तुसी हाले तक टुर रहे हो तो वो चला रहे हैं, मेरे कोल बार बार तुसी ਜਿਹੜਾ तसल्ली वाई सीन ਲਈ आ रहे हो, मतलब तसल्ली लेने के लिए आ रहे हो। तो मैं टेक्निकली ये इस बात पे बिल्कुल बिलीफ रखता हूँ। और सूरत रहमान की जहाँ तक आपने बात की स्पिरिचुअलिटी पे, तो मेरा अपना बहुत ईमान है। मतलब आई पर्सनली हील्ड माई डिप्रेशन विद सूरत रहमान, माई मैनी स्ट्रेसेस विद सूरत रहमान, माई प्रॉब्लम्स विद सूरत रहमान। तो स्पिरिचुअल हीलिंग की एग्जिस्टेंस जो है, अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट डिनाई करता है तो मेरे ख्याल से वो अपनी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देता है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपनी डिप्रेशन का, अपने स्ट्रेस का, अपनी एंजाइटी का, लाइफ हर किसी की वैसे नहीं होती जो मीडिया पे नजर आ रही होती है, ठीक है। हर बंदे की लाइफ में बहुत अप्स डाउन, स्ट्रेस, और मुझे लगता है शायद बीइंग इन लाइमलाइट तो स्ट्रेसेस इनटू इन्फिनिटी हो जाते हैं। तो
मैं जब बहुत स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं सूरत रहमान सुनता हूँ। मेरे एग्ज़ाम बड़े सूरत रहमान ने पास कराए हैं, मेरी परेशानियाँ बड़ी सूरत, मेरी बीमारियाँ, मैं कोरोना में बीमार हो गया था, पूरी रात सूरत रहमान मेरे यहाँ लगी होती थी, सूरत यासीन लगी होती थी। फिर मुझे आज से 1-1.5 साल पहले आई वेंट टेरिबली इल, और मुझे नहीं याद पड़ता पूरी रात में सूरत यासीन बंद नहीं करता था। और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हुआ है। और मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, एक वाकया, इस पे मैंने कॉलम भी लिखा था, खुदाई सिलसिले। आई मेट अ बाबा जी ऑन G3 विंग, पिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल के G3 अस्पताल पर, मेदे जिगर का वार्ड। उसके साथ कोई नहीं था, 80 साल उम्र थी, फेफड़े में कैंसर था, जिगर में चला गया हुआ था, बाबा आखिरी स्टेज पे था, घर वाले कोई देखने नहीं आते थे। मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, मैं जूस के डब्बे उसके लिए ले जाया करता था बाबा के लिए। तो फॉर एन इंस्टेंस मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने उसका मोबाइल फ़ोन लिया और आई कॉल्ड सम ऑफ हिज फैमिली मेम्बर। रात 8 बजे मुझे अननोन नंबर से कॉल आती है, मैं पिक करता हूँ। मुझे वो, क्योंकि उसे फेफड़ों का कैंसर था, बोल तो सही सकता नहीं था, लेकिन ही वॉज स्पीकिंग समथिंग, और मुझे समझ आ गई कि वही बोल रहा है। फिर उसके रिश्तेदार ने पकड़ लिया, उसने कहा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द नेक्स्ट डे आई वेंट टू हिम। तो उसके पास जब जाके बैठा, उसने मेरा थोड़ी देर के लिए हाथ पकड़ा। उसकी खुदाई सिलसिले अगर लिखें लोग गूंज फेसबुक के ऊपर, तो वो कॉलम भी पूरा शायद आ जाए। तो उस हाथ की मैंने पिक्चर आज तक संभाली हुई है, जो बाबे का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है। एंड आफ्टर दैट, उस वक्त उसने मुझे उठ के कहा कि फिर उसने वही किया और उसने कोई आयत पढ़ी। फॉर दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड दैट माई कनेक्शन विद हिज आईज वॉज नॉट विद हिम, एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस राइट अवे, इस तरह मेरे हाथ के सामने, कि मुझे लगता है कि उस टाइम मेरे से जो मुखातिब था वो बाबा नहीं था। और उसके बाद ही लाई डाउन, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जाता हूँ और फिर मैं वापस ऊपर आता हूँ तो वो ख़त्म थे, बाबा जी डाइड, ख़त्म हो गए, चले गए। लेकिन दैट मोमेंट वॉज समथिंग, वो मोमेंट ऐसा था जो इस दुनिया पे, वो तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही है, उसके फरिश्ते भी वही हैं, वही उतर सकते हैं तेरी मदद को मलाइक अब भी, गर ज़ाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन यू मेक। अगर आपका अल्लाह के साथ अलिफ वाला कनेक्शन है ना, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं 200% बीमारियों की हीलिंग हो सकती है। एंड नो डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड कैन बी गॉड। गॉड इज वन, दैट इज अल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अब मैं हर सेलिब्रिटी से एक सवाल जरूर पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा शख्स है आपकी जिंदगी में जिसको आप ये क्रेडिट देना चाहें कि आज डॉक्टर अफान कैसर जो भी है, इस शख्स की वजह से? मैं अपनी मदर को एक क्रेडिट दूंगा, रीजन बीइंग शी सफर्ड अ लॉट। Why did she suffer? मतलब आई थिंक शी सॉ लॉट ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ, और फिर वो मूव ऑन करती रही। एंड आफ्टर दैट मैंने बहुत सारी ऐसी लाइफ में, मतलब मुझे ये लगता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। लोग ये क्रेडिट बीवियों को दे देते हैं, बीवियों का ज़रूर होता है, पर मेरी केस में बीवी का भी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन माई मदर पेड अ पिवटल रोल, मतलब मरकजी किरदार मेरी मदर का रहा। आप तो वो काफ़ी प्राउड फील करती? हाँ, वो बहुत प्राउड फील करती हैं, लेकिन लाइफ जाहिर है अप्स एंड डाउन्स लाइफ के, वो शायद मुझे लगता है, मुझे मतलब नहीं, दुनिया ऐसे समझती है कि एक बंदा अगर दौलत शोहरत उसको सब मिल जाता है तो दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपकी लाइफ शायद कुछ और मुश्किलात की तरफ चल जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका एक सिरा है, एंड देर इज़ नो सेकेंड सिरा, देर इज़ नो सेकेंड एंड। इसका दूसरा सिरा नहीं है, ये याद रखें। दौलत का, शोहरत का, कामयाबी का, पेरेंट्स के प्राउड होने का, या किसी भी चीज़ का एक सिरा है, दूसरा नहीं है। ये लिमिट आप खुद डिफाइन करें, अदरवाइज देर इज़ नो लिमिट। मुझे बाबा जी इशफाक की बात याद आ गई। अल्लाह से सब कुछ ना मांग लिया करो, वो दे भी देता है और फिर उसकी कबाहतें भी आ जाती हैं साथ। जब मैंने आपके मुंह से सुना है कि आप डिप्रेशन में चले गए, इट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। डॉक्टर अफान कैसर और डिप्रेशन, आप तो लोगों को निकालने वाले हैं।
देखिए, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? नहीं, वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस कोई नहीं थे। देयर वर, देखें लाइफ में ना हर किसी के कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलता रहता है, हर किसी की लाइफ में होता है। मैं कोई ऐसी मेजर डिप्रेशन में नहीं गया, बट मैंने आपको बताया कि देयर वर सम टाइम्स व्हेन आई फेल्ट के लाइफ जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। सर्कमस्टांसेस हर किसी की लाइफ में, स्ट्रेस मोड्स बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो दैट इज़ वाई अब दीपिका पदुकोण का अगर आप सुने इंटरव्यू, शी सफर्ड MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसको हुआ। देयर आर मैनी सेलिब्रिटीज इन दिस वर्ल्ड जो डिप्रेशन से लड़े और हनी बाहर सिंह। आए। बिल्कुल, तो जो डिप्रेशन से लड़े और बाहर आए, अब इसमें ना कोई एडिक्शन, ना कोई सब्सटेंस अब्यूज, ना कुछ और, इट इज जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस, द सेरोटोनिन जो अप एंड डाउन हुआ। लेकिन स्टिल लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेसर्स हैं, इस पे परेशानियां हैं, इसमें एंजाइटी है। कोई अगर मुझे देख रहा है कैमरे पर, वो ये समझता है कि ये डॉक्टर है, ये कामयाब डॉक्टर है, इसका मरीज बहुत है, इसके पास पैसा आ रहा है या ये शोहरत है। मैं फिर कहूँगा कि ये सब ले लें और मुझे सुकून दे दें, तो आई थिंक मैं सुकून को यहाँ रेट करूँगा इस पैसे, दौलत, शोहरत से ज़्यादा। और एक वक्त आती है कि ये शायद चीज़ें गले को आने लग जाती हैं, फिर बंदा कहता है कि यार ये मैं किस मैस में पड़ गया हूँ। हार्श रियलिटी। बिल्कुल, मैंने वो टर्म नहीं यूज़ की, मेरा दोस्त बैठा है, मैं अक्सर उसको कहता हूँ कि यार ये मैं किसी यब में पड़ गया हूँ फ्रैंकली। तो वो ये यब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आपको एक बात बताऊं, आपके साथ भी ये होता होगा, हाफिज अहमद के साथ भी ये होता है। पीपल हमारे यहाँ गेटिंग फेम, शायद वेस्टर्न माशरे में उसको फ़र्क होता होगा, हमारे माशरे में शोहरत को ना लोग फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। अब मैं 52 या 50-60 मरीज देख के आया बैठा हूँ, मरने वाली हालत में 9 बजे अपने अस्पताल से निकलूँ, 9:15 बजे मैं ट्रेडमिल पे चढ़ाऊँ, मैंने वॉक शुरू की है, मैं 7 की स्पीड पे तेज तेज वॉक कर रहा हूँ। इधर एक बंदा आता है, साथ आके खड़ा हो जाता है, डॉक्टर साहब वो एक एक्सक्यूज मी, अब मुझे कोई फैन है या कुछ है? नहीं, रिपोर्टा चेक करानी है या मैदे का मसला है, वो डिस्कस। दैट इज नॉट द राइट टाइम। वो उस टाइम पता नहीं किस औरा में होगा, और उस टाइम अगर मैं उसे बता भी दूंगा, मैं उसका बेड़ा गर्क करूंगा, मैं कभी सही नहीं बता सकता। लोग हमारे ना बिल्कुल चीजों को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, नहीं समझते। कमी है। आई थिंक हमें लोगों को हैंडल नहीं करना आता। अभी मेरा दोस्त मेरे साथ है, हम वॉक कर रहे थे, तो एक बंदे ने उस दिन रात के 11 बजे बाइक आके सामने रोकी और मुझे देखते एकदम चौंका और उसका बाइक फेंक दी जमीन पे और मेरी तरफ दुड़की लगा दी। अब मैंने कहा कराची तो है नहीं, मुल्तान है, मोबाइल तो नहीं छीनने आ रहा। उसने इसको रोका, कहता मेरे मैदे का मसला है। मैं उसने कहा भाई तू यहीं लेट के चेक कराएगा, तूने अगले का सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे कर दिया, ठीक है। और मैं 5 मिनट ऐसे दिल पकड़ के बैठा रहा कि यार ये केड़ी चाहे मेरे से छड़ देती, ठीक है। लोगों को बिल्कुल डील नहीं करना आता। अब ये कोई ऐसा, अच्छा चलें कोई बंदा कहे किसी को कोई इमरजेंसी है तो 100 बिस्मिल्लाह। 18 साल से मैदे में गैस लेके फिर रहे होंगे, मुझे कहीं देख लेंगे, उस टाइम गैस जो है ना वो ऐसा उबल के बाहर आ जाता है कि वो संभलता नहीं है। आपको के गैस ऊपर आ जाती है। मैंने कहा 18 साल से अगर मैदे में गैस है तो 18 साल एक दिन लेके अपॉइंटमेंट लेके आके इज्जत से टेस्ट करा के बाकी चीजें करके सुकून से चैम्बर में दिखा ले। देखिए एवरीवन, किसी का भी प्रोफेशन है ना, मैं कहता हूँ हर इंसान का जो प्रोफेशन है वो उतना ही कीमती। अब ये हो सकता है एक मस्जिद का मौलवी तरावियाँ पढ़ा के निकले, रात 11 बजे अपनी नकाब वाली बेगम को ईद की शॉपिंग कराने जाए और दुकानदार उसे कहे मौलवी दुरूद शरीफ सुना, बेशक वो तरावियाँ पढ़ा के आए, भाई उस टाइम वो बेगम के साथ है, ही इज नॉट इन ए मूड के वो दुरूद शरीफ सुनाएगा उस टाइम। इसी तरह प्लम्बर है, आप व्हाट्सएप करें उसको रात को 4 बजे टूटी लीक हो गई है, व्हाट्सएप पे ठीक कर सकता है टूटी लीक? वो खुद लीक हुआ होगा, नहीं कर सकते हाँ नहीं कर सकते। अब तो जिन्होंने सुन लिया बिल्कुल नहीं आपको रोकेंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन रोकेंगे, शायद ज्यादा रोकेंगे नहीं, ये बाज नहीं आ सकते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी हमें एथिक्स की भी मासूम है हमारे लोग, अभी उनमें वो एजुकेशन। टिकटॉक शायद ज्यादा डेंजरस मीडियम है इस लिहाज से। जब तक मैं फेसबुक पे वायरल था, मेरी टिकटॉक भी 1 मिलियन पे होने वाली है शायद। टिकटॉक ज्यादा डेंजरस मीडियम इस मामले में शायद। उधर हाँ, वहाँ की ऑडियंस थोड़ी हाँ और तरह की है, थोड़े से मैच्योर हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ज्यादा मैच्योर हैं,
वो टिकटॉक पे तो फिर टिकटॉक की तो अब वो उस लाइन में है ना, जैसे टिकटॉकर्स है वो फिर ऐसे ही। तो आपको कैसा लगता है जब उसको देखेंगे डॉक्टर साहब तो टिकटॉक पे वेने हैं? टिकटॉक में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीडियम कौन सा बुरा होता है? मीडियम कोई बुरा नहीं होता, मीडियम बुरा नहीं होता। फिर उसको यूट्यूबर इस्तेमाल कहते हैं तो क्यों बुरा लगता है आप? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। आपने मुझसे वो पूछा था, बैलेंस पूछा हाँ। था। मैं बैलेंस में मैं कहता हूँ कि मुझे कोई कॉलमिस्ट या कोई राइटर कहे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। कोई मुझे यूट्यूबर कहे तो मुझे उस तरह की वाइब नहीं आती। कोई मुझे कहे ना ये राइटर था बहुत बड़ा, ये एक्सप्रेस में कॉलम लिखा करता था, तो मैं यहाँ होता हूँ। कोई मुझे कहे यूट्यूबर था तो आई इवन गिव अ डैम, बट ठीक है, बस ये वाली फीलिंग होती है। बुरा तो वो भी नहीं लगता डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कामयाबी कहते हैं, पंजाबी की कहावत है कि अपने साथ ना खसम लेकर आती है। लोग आपकी कामयाबी के रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, कोई रिश्तेदारों में, कोई दोस्तों में? मैं ही सारा कुछ दस यार। बने तो अच्छी बात है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई आपको ओनरशिप देता है जिंदगी में तो उसको ओनरशिप दे देनी चाहिए। अगर उसको लगता है किसी कामयाबी के बाद देते हैं ना, पहले नहीं ओनरशिप देते। ये अब उसका ज़र्फ है। लेकिन अगर स्टिल अगर आपकी कामयाबी का कोई हिस्सा बन के रखता है कि नहीं ये मैंने इसके लिए ये किया, और वो उस चीज का क्रेडिट लेना चाहता है, तो उसको डेफिनेटली क्रेडिट दे देना चाहिए। उसने अगर आपकी जिंदगी में कभी ना कभी 1% भी आपके काम आया ना, उसने उठ के आपको पानी का ग्लास भी पिलाया ना, तो आई थिंक उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको क्रेडिट दे देना चाहिए। डॉक्टर साहब मर्दाना कमजोरी, इसमें तो पूरा पाकिस्तान जो है लगता है जैसे लिपट गया इस बीमारी के अंदर। क्या मुझे वन लाइनर बेशक आप बता दें, मर्दाना कमजोरी कोई चीज होती? देखिए, मैं दर्जनों साइकेट्रिस्ट को भी अपने साथ बिठा चुका हूं और वो भी इंटरव्यूज में ये बातें बता चुके हैं, बिकॉज पीपल हैव द थिंग दैट सेक्स इज इन द ब्रेन। प्रॉब्लम इज के मैं मुतद्दिद बारे बात कर चुका हूं, मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि 17-18 साल का होने से पहले हम 5-6 साल का बस्ता लिए स्कूल जाते हैं, और अब शायद ये ट्रेंड कम हो गया क्योंकि अवेयरनेस आ गई, अब खुल के बात होने लग गई है। अब OMG 2 मूवी आई थी इंडिया की, मैं बार बार कहता हूँ लोग वो सेक्स एजुकेशन के लिए जो नहीं बता सकते अपने बच्चों को कम से कम मूवी दिखाते हैं उन्हें, कि बैठ के देख ले, 12-13 साल का बच्चा देख ले, 14 साल का बच्चा देख ले। ये जो दीवारों पे पड़ा सारी जिंदगी पढ़ते रहे, वो दिमाग में बैठ गया। एक्सेप्ट लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के, शुगर के, ब्लड प्रेशर या कोई और इंट्रिंसिक इलनेस के, मर्दाना कमजोरी नाम की बीमारी का कोई किसी किस्म का वजूद नहीं है। और ट्रस्ट मी, इनको सही मानों में पता भी नहीं है कि ये मर्दाना कमजोरी डिफाइन किसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाजुकात जब आप सेक्स करते हैं या व्हाट्सोएवर मास्टरबेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी से गुजरते हैं, आपका डेफिनेटली उसके बाद बॉडी जो है वो रिलैक्स कर जाती है। ठीक है, लोगों में इतनी जहालत है कि वो उस नेचुरल बॉडी रिलैक्सेशन मैकेनिज्म को, जैसे पूरा दिन आप काम करेंगे देन यू वांट टू स्लीप, या आप मसाज कराते हैं आपको नींद आने लग जाती है, इसी तरह उस प्लेयर सेंसेशन का आउटपुट है कि यू विल फील रिलैक्स, उसको भी मर्दाना कमजोरी कह देते हैं। ठीक है, फिर नाइट फॉल को मर्दाना कमजोरी कह देते हैं। फिर लोगों ने ऐसे ऐसे मिथ डाले हुए हैं। मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है, इस नाम की कोई डिजीज एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही इसका आपकी किसी किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी से लेना देना है। आइदर मेडिकली बता रहा हूं, आइदर इट इज डन इनॉर्मसली इन टर्म्स ऑफ मास्टरबेशन और सेक्स, इसका आपकी फिजिकली मेडिकली इसका आपकी मर्दाना कमजोरी से कोई लेना नहीं। बस ये मुझे अब बता दें, क्योंकि आपने कह दिया मास्टरबेशन से भी इसका ताल्लुक नहीं है, यानी मास्टरबेशन करेंगे तो मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। मास्टरबेशन करेंगे या सेक्स करेंगे, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। तो फिर ये बता दें, लोग फिर भी मास्टरबेशन को छोड़ना चाहते हैं ना, वो कहते हैं ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिस गेट मैरिड, वन लाइनर आंसर, बस गेट मैरिड। और जिन लोगों को लगता है कि शादी के बाद भी उनको ये चीज करनी पड़ती है, गेट मैरिड ट्वाइस। जिनको लगता है कि उसके बाद भी उन्हें करनी पड़ती है, गेट मैरिड थ्राइस। जिनके बाद लगता है उन्हें फिर करनी पड़ती है, गेट मैरिड 4 times। दैट इज वाई इस्लाम सेट के डू इट 4 times, शादी 4 दफा करें। ठीक है, और मुझे नहीं समझ आती कि कब कौम दुनी और इस हाथ के खब्त से निकलेगी। जिस दिन इस खब्त से निकल आई और इन्होंने इनको जो कि नॉन इश्यूज हैं, इनको इश्यूज बना के बीमारियां बनाना बंद कर दिया, ये ठीक हो जाएंगे। एक तरफ आपने 40 साल के बंदे की शादी नहीं करनी, दूसरी तरफ आपने फतवे में फतवा जारी करना है। शरीयत कहती है शादी करो, 4 दफा करो, कर दो फिर।
एक तरफ आप एक बंदे को अननेचुरल हैबिटेट की तरफ ले गए हैं, उसकी फिजिकल डिमांड्स तो अल्लाह आपके अननेचुरल हैबिटेट के मुताबिक नहीं बदलेगा ना, उसकी फिजिकल डिमांड्स वही हैं, ठीक है। बच्चा पैदा हुआ है वो रोएगा, वो बड़ा हो रहा है, उसकी मर्दाना रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसी तरह पूरी होंगी। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड इट मीन्स ही नीड समथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक ये कि आप क्योंकि करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और ये सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें फिर फ़ौरन से गालियां पड़ती हैं तहकीक भी करना, बाज़ तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं हम और आप वो सेम ही टॉपिक कवर कर रहे होते हैं लेकिन आपका एक टोटली मुख्तलिफ फ्रांस होता है उसके ऊपर, और उस पे अगर आवाम की दिल आजारी हो जाए या आवाम नाराज हो जाए तो फिर वो तो बाज नहीं आते, वो थोड़ी देखते हैं डॉक्टर अफान साहब हैं, गालियां किसी को भी देंगे। तो आप फिर इसको डील कैसे करते हैं? आप अगर आप गलती पे हैं तो आप माफी मांग लेते हैं आवाम से या नहीं, या आप कहते हैं नहीं मैं तो ठीक सब? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं कि कोई भी वीडियो आप बनाते हैं ना, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, इट्स लाइक अ तीर जो निकल गया, हाँ जी, ज़बान से निकली, इसीलिए जो वीडियो अपलोड हो गई, जो चली गई, और अगर आपने कोई उसमें ऐसी बात कर दी है जिसमें मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि उनके सोचने का ज़ाविया फ़र्क था, तो उस पर तो माफ़ी नहीं बनती। हाँ, अगर आपने वाकई कोई ऐसी बात कर दी है कि जिससे आपको खिफ्त होनी चाहिए या आपको वाकई लगे, उस पर माफ़ी मांग देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी का एंगल गलत है, मैं आज आपको एक बात करता हूँ, मैंने एक बात की और उस बात पे मैंने ये कहा कि मैंने दर्जनों कॉलम लिखे हैं जिसमें मैंने हर उस मेडिकल रैप के लिए आवाज़ उठाई है जिस बेचारे के साथ इनमें 80% का डी फार्मेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेचारे MCOM, BCOM, FA, BA, BBA पास लड़के होते हैं और ये सारी ज़िंदगी जो है बेचारे सेलें पूरी करने के चक्कर में डॉक्टरों के दरवाज़ों के बाहर या गाड़ियाँ के नीचे मर जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। तो होता है इन बेचारों के साथ जुल्म ये है कि इनको नहीं कुछ मिलता, और फिर ये जवान हायर किए जाते हैं और जैसे इनकी थोड़ी सी एज होती है कि ये नहीं उस स्पीड एनर्जी से काम करने लगते तो इनको निकाल दिया जाता है। तो मैंने दर्जनों कॉलम लिखे, मेरा एक एंगल और एक जाविया है। मैंने कंपनियों को मुखातिब करके कहा, अच्छी कंपनियों को नहीं, बुरी कंपनियों को। मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया, मैंने कहा ऐसा तो तवाइफ के साथ भी कोई नहीं करता, अगर वो जवानी से बूढ़ी हो गई है तो उसे भी लोग कोठे पे नायका बना देते हैं, ठीक है। तो जिस प्रोफेशन को पूरा जमाना गाली देता है और कहता है ये बहुत ही गंदा पेशा है, वो भी जवानी में इस्तेमाल किए गए बूढ़े औरत या बूढ़े शख्स के साथ बुरा नहीं करते, तो आप लोग तो इतनी सूटेबल इंडस्ट्री में, इतनी प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री में, आप एक MCOM, BCOM पास नौजवान लड़के की जवानी खाने के बाद उसे ठुड्डा मार के बाहर कैसे फेंक सकते हैं? अब इट वॉज एंटायरली डिफरेंट एंगल विच वॉज क्लियरली अंडरस्टूड। अब लोगों ने लफ्ज तवाइफ पकड़ा और फार्मा पकड़ा और शुरू हो गए कि इन्होंने फार्मासिस्ट को तवाइफ कह दी। एंड आप तो उन्हीं के हक में बोल रहे हैं। तो अब अगर इस जाविये पे कोई कहता है कि मुझे माफी मांग लो, इस पे तो मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई गलत लफ्ज ऐसा बोल दिया, मैंने डायरेक्टली कह दिया है, तो फिर मैं माफी मांगूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक और भी एंगल होता है, आप किसी के साथ खड़े हो जाते हैं चट्टान की तरह। एक वो फ्रीलांसर थे और उनके ऊपर गोलियां चल गई थी, आपके इलाके गए थे, तो आपने वो जो सामने वाली पार्टी थी, बड़े पावरफुल लोग थे, लेकिन आपने पूरा ट्रांस लिया, उसके साथ खड़े हुए, आपने आवाज बुलंद, मेरे इलाके के थे। हाँ, तो आप एक डॉक्टर कहते हैं व्हाइट कॉलर, ये तो पंगे हैं सीधे सीधे। नहीं, पंगे नहीं है। एक्चुअली ना देखें, इसमें नांडला के साथ की, आप तनवीर नांडला की बात करें, उससे मेरी दोस्ती का एलिमेंट फिर बाद में था। मुझे इन चीज़ों का पता है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का सफर रहा हूँ। हमारे यहाँ तालीम आप नेक्स्ट लेवल भी हासिल कर लेना, आपका अगर मत्था किसी ताकतवर पॉलिटिशियन से इस मुल्क में पड़ गया है या किसी ताकतवर ब्यूरोक्रेट से पड़ गया और आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, या फिर और कुछ इदारे हैं जिनको बीप कर दें, तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो आपको तंग करेंगे। जब तक ये इम्तजाज रहेगा, जब तक ये तजाद रहेगा, वी विल स्टैंड नोवेयर इन दिस कंट्री। तो पढ़े लिखे के साथ जुल्म टॉलरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे उसकी इनसाइड स्टोरी पता है जो उसके साथ हो रहा था। जुल्म फिर जुल्म है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम। अब व्हाट इज हैपनिंग, मैं वो नाम नहीं ले रहा, फिर एल्गोरिदम्स फेसबुक के और इधर उधर तंग करते हैं, जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है,
उसको नहीं जस्टिफाई किया जा सकता, ठीक है। और ये जिसको वेस्ट को आप बड़ा महज़ब माशरा कहते हैं, मैं कहता हूँ इनसे बड़े जो है नासूर और लानत ज़दा लोग कोई नहीं है। मैं कहता हूँ लोग बिल्ली का बच्चा मरा देख लें तो वो होश कर लेते हैं, और यहाँ दर्जनों बज़म कर दिए, इतना जुल्म किया। और ये जितना अमारात है, जितने मिडल ईस्ट है, दे शुड थिंक एट देयर मॉरल क्रेडिबिलिटीज। मुझे क्योंकि मिडल ईस्ट में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, ये कहाँ के मुसलमान हैं जो यहाँ के, ये जो मिडल ईस्ट सारा बैठा है, इनके पास अल्लाह मियाँ ने कितनी बड़ी लानत है यार। अल्लाह मियाँ ने आपको तेल दिया, अल्लाह मियाँ ने आपको दौलत दी, अल्लाह मियाँ ने सारे ज़खायर मादनियात के आपको दिए, तेल की दौलत से माला माल कर दिया। आप औरत, बादशाहत, शराब, जुए इसमें पड़ गए, और अब आपकी मुकद्दस ज़मीन भी उस लेवल पे महफूज नहीं रही जिस लेवल पे दुगोस की हिफाजत का वादा मेरे रब का है, लेकिन तो आप में कोई करतूत नहीं है। वही सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सब आखिरी सवाल में, और मैं ये सवाल आखिर में इसलिए रखा है ताकि हम हंसते हंसते जो है पॉडकास्ट को ख़त्म करें, वो हैप्पी एंडिंग हो जाए इसकी। वो ये है कि अब आपने इतनी दफ़ा जिक्र कर ही दिया है तो गैस के लिए बता ही दें, ये जो आपको देख के ऊपर आ जाती है, इसका कोई ऐसा सोल्यूशन बता दें, वन लाइनर टाइप के, जो बस ये कर लें तो गैस ठीक हो जाएगी, उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैदे का जो मरीज है ना, जो गैस का मरीज है, उसकी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस यही हैं कि वो घर का पका खाए, नमक मिर्च मसालों से परहेज करे, रेगुलर वॉक करे, एक्सरसाइज करे, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे, कोला ड्रिंक्स अवॉइड करे, फैटी चीज़ें कार्ब से भरी हुई लोडेड वो अवॉइड करें। फिर कुछ लोग IBS में चले जाते हैं, इरिटेबल बावल सिंड्रोम और इस तरह। मैदे के मरीज जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, एक बेस लाइन होती है, टेस्ट होते हैं चीज़ें, इसकी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं और वो फिर भी नहीं ठीक हो रहा, और उसको सारे डॉक्टरों को दिखा चुका है और एक लंडा बाजार डॉक्टरों का वो लेके फिर रहा है, ऐसे मैदे के मरीज का बहुत ज़्यादा लिंक यहाँ है, ठीक है, दिमाग में। और मैं पैन एक स्टेटमेंट देता होता हूँ, और मैंने अक्सर कॉन्फ्रेंसेस भी दिए हैं कि ऐसे मैदे के मरीज को अल्लाह हदायत दे सकता है, ठीक नहीं कर सकता। तो इसको जब हदायत आएगी तो उनकी गैस चली जाएगी, अदरवाइज उन्होंने नहीं ठीक होना, वो उल्टे भी लटक जाए पंखे से, उनकी गैस नहीं। अच्छा, वैसे इधर फर्ज करें मुझे गैस हो ही गई है, तो कोई मसले की बात है, क्या हो गया अगर हो गई है? एक्चुअली इनको ना टेक्निकली गैस होती नहीं, इन्हें ना खा खा के ना भारे आते हैं, ठीक है, ब्लॉटिंग होती है। बर्फ कहने, बर्फ में तो डिकार भी साथ आ जाता है ना इनको। और फिर जो एंग्जाइटी और परेशान होंगे ना, वो सारा सिम्टम वो ना मैदे को लेके बैठ जाएंगे, वो कहेंगे यार ये जड़ा कुछ है इत्थे ही है। हाँ। पर ऐसा, अब मेरे पास एक चाचा जी आए, बड़े मजे की बात है, मुझे कहते हैं मेरी धुन्नी ठीक नहीं हैगी। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा चाचा जी धुन्नी से एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा डायामीटर बढ़ाए। कहते नहीं मेरी धुन्नी ठीक नहीं हैगी। अच्छा। मैंने कहा क्यों इतना धुन्नी को लेके आप इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? 70 साल उम्र थी। कहता है 60 साल गुजर गए, मेरी धुन्नी ठीक नहीं हुई। मैंने कहा धुन्नी को होता क्या है? कहता है एक गैस बनाती है ना। मैंने अब क्योंकि उसके दिमाग में था, कहता है देखो मैं जो पैदा होया, अब उसका अपना एक लॉजिक था, धुन्नी जड़ी सी वो खुराक मां दी मैनू लिया के दिंदी सी, ठीक है, ठीक है, ये कट गई, मैनू मसले शुरू हो गए, मैनू बाहर दी ग़िज़ा सूट नहीं की मां के अलावा। 70 साल का तू हो गया, तो 70 साल में मां की ग़िज़ा के अलावा बाहर की ग़िज़ा लगी नहीं। फिर वो कहता था मेरा जो मसला है वो धुन्नी में। अब वो डॉक्टर, अब उस धुन्नी को हदायत आए तो हदायत उस धुन्नी ने वैसे तो ठीक नहीं। आपने उसे जवाब क्या दिया? मैंने कहा अल्लाह आपको धुन्नी को हदायत दे, धुन्नी को। और उस चाचे को कैसे हदायत आनी थी? क्योंकि उसका सारा मसला धुन्नी में था ना। धुन्नी में था। अब हमारी जो पूरी कौम है ना, ट्रस्ट मी, इनका भी सारा मसला ना धुन्नी में है। धुन्नी में। द प्रॉब्लम इज देयर बैड डाइट। ये समझते हैं जब तक धुन्नी बाहर नहीं आएगी ना, पेट बाहर नहीं आएगा, ये धुन्नी रजेगी नहीं, तब तक, मतलब हमारा दीन कहता है यार भूख रख के खाओ जी, लेकिन ये धुन्नी रख के खाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर दिस लवली धुन्नी पॉडकास्ट। हमने इसमें बड़ा एंजॉय भी किया, आपने रुलाया भी, हंसाया भी, और बड़ा एंजॉय किया। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं, जज़ाकल्लाह।